तो इस फिल्म के स्टार्ट में हम एक छोटे बच्चे जैक को दिखते हैं जो सांता क्लॉज पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता। ये बात वो दूसरे बच्चों को भी समझाने की कोशिश करता है कि सांता इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन जब बच्चे उसकी बात नहीं मानते तो वो पार्टी में अंकल की पॉकेट से एक चाबी चुराते हुए अपने सभी कजन्स को एक रूम में लेकर आता है जहाँ पर बहुत सारे क्रिसमस गिफ्ट्स रखे हुए थे। जैक ने बताया, देखो ये सभी गिफ्ट तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए लाए हैं, सांता यहाँ नहीं होते। जैक को ये बात इसलिए पता थी क्योंकि जैक के पेरेंट्स नहीं थे और उसके लिए कोई गिफ्ट नहीं लेकर आता था। बच्चे भी ये बात जानकर दुखी हुए कि सांता इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते। इनकी इन्हीं बातों के दौरान यहाँ पर जैक के अंकल भी आ जाते हैं और उनसे जैक को डांट पड़ती है क्योंकि उसने बच्चों का भरम तोड़ दिया था। वक्त गुजरता है और काफी सालों बाद हम जैक को देखते हैं जो अब जवान हो चुका है। जैक अब एक हैकर बन चुका था। वो हैकिंग करके लोगों के डाटा ब्लैक मार्केट में बेचा करता था। अभी भी वो नेशनल सिक्योरिटी डाटा सेंटर का डाटा हैक करने के लिए यहाँ पहुँचा था। गार्ड्स का ध्यान भटकाने के लिए उसने पहले बाहर एक शॉर्ट सर्किट करवाया और बड़े मजे से दंदनाते हुए अंदर चला गया। उसे यहाँ का सारा डाटा हैक करने में सिर्फ चंद ही मिनट लगे और इसके दौरान वो यहाँ से बाहर भी आ गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से कैमरास उसे देख भी नहीं पाए थे और बड़ी आसानी से उसने ये सारा डाटा ब्लैक मार्केट में किसी को बेच भी दिया। इस काम के उसे बहुत ज्यादा पैसे मिले थे। सीन कट होकर दूसरी तरफ हमें क्रिसमस पार्टी दिखाई जाती है जहाँ पर सांता क्लॉज आए हुए थे और बच्चों के साथ पिक्चर्स बनवा रहे थे। यहाँ पर मौजूद सभी बच्चे ये बात नहीं जानते थे कि ये असली सांता क्लॉज है। सांता क्लॉज के पीछे हम उनके सिक्योरिटी गार्ड कैलम को भी देखते हैं। ये फंक्शन खत्म होने के बाद कैलम पूरी सिक्योरिटी के साथ सांता क्लॉज को मॉल के पिछले दरवाजे से लेकर एक सीक्रेट एयरपोर्ट पे लेकर आता है जहाँ पर सांता की शाही सवारी तैयार खड़ी थी और उसके पीछे 2 रॉकेट लॉन्चर भी थे जो सांता की हिफाजत के लिए थे। ये सब बहुत तेजी से अब सांता के घर की तरफ बढ़ जाते हैं। सांता का घर सभी लोगों से इसलिए छुपा हुआ था क्योंकि घर के इर्द गिर्द एक शील्ड बनाई गई थी। सांता के इस छुपे हुए बड़े से घर के अंदर हम बहुत सारी अजीब सी क्रिएचर्स को देखते हैं। ये सभी के सभी क्रिएचर्स सांता के लिए काम करती थी। अगले 2 दिन में क्रिसमस आने वाला था और इन्हें बहुत सारी तैयारियां करनी थी, बहुत सारी गिफ्ट्स तैयार करने थे जो सांता सभी बच्चों को बांट कर आते। इसी दौरान हम देखते हैं कि कैलब यानी सांता का सिक्योरिटी गार्ड सांता के पास आया है। वो बहुत बुरे मूड में था। अपना रेजिग्नेशन लेटर लेकर आया था वो सांता के लिए। ये देखकर सांता भी परेशान हो गए। उसने पूछा, कैलब क्या बात है? तब कैलब ने कहा कि मैं आपके साथ काम करता था क्योंकि मुझे खुशी मिलती थी जब मैं बच्चों को खुश देखता था, लेकिन अब वही बच्चे जब बड़े हुए हैं तो बड़े होकर इन्होंने बहुत बुरे काम करना शुरू कर दिए हैं। अर्थ पर बुरे काम करने वाले लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं और मैं उनसे नफरत करने लगा हूँ। बड़े और दिन इनके साथ रहा तो मेरी नफरत और बढ़ जाएगी। इसकी बात को समझते हुए सांता ने उसे कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन क्रिसमस तक तुम्हें मेरे साथ रुकना पड़ेगा। ये कहने के बाद कलाम यहाँ से चला जाता है जबकि बाहर दिखाया जाता है कि सांता के घर के बाहर जो शील्ड थी, कुछ अजीब लोग आकर उस शील्ड को एक घास गन से तोड़ रहे हैं, जिसके बाद वो अब सांता की छुपी हुई जगह के अंदर घुस जाते हैं। अब कलम जो दूर से सांता के टावर में हलचल देखता है तो वो समझ जाता है जरूर वहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ी हो रही है। कंट्रोल सेंटर कॉल करके वो फौरन सांता को ढूंढने को कहता है, लेकिन अब सांता कहीं नहीं थे, यानी सांता को किडनैप कर लिया गया था। कलाम फौरन से वहाँ पर आया और उसने देखा कि बालकनी की विंडो खुली हुई थी। नीचे से कोई कार भी तेजी से वहाँ से जाने की कोशिश में थी। वो समझ गया जरूर इसी में सांता है। उसने बड़ी सी जंप लगाई और उस कार के अंदर पहुँच गया। इससे पहले कि वो सांता को इस गाड़ी से निकाल लेता, गाड़ी एक बहुत बड़े ब्रिज के सामने से गुजरती है और अपने आप को बचाने के लिए कलाम को उसके ऊपर से उतरना पड़ जाता है, लेकिन वो इस गाड़ी का पीछा नहीं छोड़ सकता था। उसने अब अपनी जेब से एक छोटा सा टॉय निकाला और अपने जादू से उसे बहुत बड़ा कर लिया और उसके जरिए वो सांता की गाड़ी का पीछा करने लगा। वो गाड़ी कुछ ही मिनट में सांता की शील्ड से बाहर निकल जाती है और हैरान कलाम फौरन ये देखकर अपने कंट्रोल सेंटर को इसकी खबर करता है। वो अभी भी सांता को पकड़ने के लिए उनकी कार के पीछे था। कार की स्पीड बढ़ती देखकर कलाम यहाँ पर स्नो का एक बहुत बड़ा तूफान ले आया, जिससे वो कार वहीं पर फ्रीज हो गई। कलाम ने जब अंदर जाकर देखा तो उसमें सांता नहीं थे। एकदम से उसका ध्यान भटकाया ऊपर से गुजरने वाले रॉकेट ने और वो समझ गया कि सांता को रॉकेट के जरिए किडनैप किया गया था। ये कार सिर्फ उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए थी। वो फौरन अपने कंट्रोल सेंटर आता है और जो से कांटेक्ट करता है, जो बताती है कि हमें कुछ ही देर पहले खबर मिली थी कि किसी ने डाटा सेंटर को हैक करके इस जगह की लोकेशन का पता चलाया है। कलाम भी उसे एक बुरी खबर देता है
कि सैंटा किडनैप हो चुके हैं, जो बताती है कि ट्रोल्स जो कि अजीबोगरीब जादुई क्रिएचर्स हैं, वो उस आदमी का पता चलाने की कोशिश कर रही है जिसने वो डेटा चुराया था। स्क्रीन पर फौरन ही ट्रोल्स को दिखाया जाता है जिन्होंने बताया कि डेटा चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि जैक है, जिसका नाम बुरे लोगों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। यहीं से अब सीन कट होकर हमें जैक को दिखाया जाता है जो कि सोया हुआ था। एकदम से उसे उसकी एक्स वाइफ की कॉल आती है जो कि एक डॉक्टर थी। आज कुछ इमरजेंसी की वजह से वो अपने बेटे को स्कूल से पिक नहीं कर पा रही थी और ये काम उसने दे दिया जैक को। जैक को ये काम बहुत फजूल लगता था। वो अपने बेटे से अपने आप को इसलिए भी दूर रखता था क्योंकि वो एक चोर था और वो अपने बेटे पे बुरा साया अपना नहीं पड़ने देना चाहता था। खैर, अब अपने बेटे को ड्रॉप करने के बाद जब वो वापस घर आया तो उसने देखा कि बहुत से लोग उसका पीछा कर रहे हैं। जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला तो वहाँ पर भी बहुत से लोग उसे पकड़ने के लिए आए थे। शायद इससे पहले वो उसे कुछ करते, जैक जल्दी से एक आदमी को पकड़ लेता है। अंदर जो लोग घुसे हुए थे फौरन वो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक गन से हमला करते हैं, जिस हमले से जैक इस आदमी की वजह से बच जाता है। ऐसे ही एक्टिवली लड़ाई करते हुए उसने अपने ऊपर एक भी हमला नहीं होने दिया, बल्कि अपने दुश्मनों को ही पकड़ के अपने दुश्मनों से ही मरवा दिया। अब ऐसे ही जैक ने अपने घर पे मौजूद सभी लोगों को तो हरा दिया था, लेकिन उसने तभी नोटिस किया कि बिल्डिंग के नीचे से और भी लोग उसके घर की तरफ बढ़ रहे थे। उसे पकड़ना चाहते थे। अपने आप को बचाने के लिए उसने अपनी फ्लैट की विंडो से सामने वाली बिल्डिंग में जंप कर दी। यहाँ से वो निकल कर जाने ही वाला था, लेकिन सामने जो उसे दिखी जिसने उसे एक गन से फ्रीज कर दिया। ये लोग हर उस रास्ते को कवर करके खड़े थे जहाँ से जैक गुजर सकता था। जो और उसके आदमी जैक को लेकर अपनी फैसिलिटी में आ जाते हैं। जैक को जब होश आया तो उसने मोरा का नाम पढ़ा और जो ने बताया कि एक सीक्रेट फैसिलिटी है जो सैंटा और ऐसे ही बहुत सी ओल्ड क्रिएचर्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जैक को उसकी इस बात पे बिल्कुल बिलीव नहीं आया था कि क्या इस दुनिया में इंसानों के अलावा भी कोई और क्रिएचर्स रहती थी। उसे यकीन दिलाने के लिए यहाँ पे एक क्रिएचर आकर अपने मुंह से आग निकाल कर उसे डरा देते हैं और ये देखकर वो बिल्कुल शॉक रह गया था। जैक अब उनसे पूछता है, आखिर तुम लोग मुझे किडनैप करके क्यों लाए हो? जो ने बताया कि तुमने नेशनल डाटा सेंटर से जो इन्फॉर्मेशन चुराई थी वो तुमने किसको बेची थी, मुझे उसका पता करना है। जैक रिलैक्स होकर बैठ गया और उसने कहा, अरे मैंने किसको बेची है मैं नहीं जानता। डार्क वेब पे लोग एक दूसरे को नहीं जानते। उसकी बात सुनकर गुस्से में कलाम यहाँ पर आ गया। वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन जो ने उसे रोक दिया। इतने में ही कलाम का भाई जो कि एक बियर था लेकिन इंसानों की तरह बात करता था, उसने जैक को पीछे से पकड़ लिया और जोर से जकड़ कर उसकी हड्डियां कट करा दी। इस सबसे जैक डर गया और उसने कहा, अच्छा रुको मैं बताता हूँ, मैं उसे शायद ट्रेस कर सकता हूँ। जो उसका मोबाइल उसे वापस कर देती है और कुछ ही सेकंड में जैक अपने कस्टमर की लोकेशन भी ट्रैक करके इन्हें बता देता है। सीन कट होकर अब हम फाइनली सैंटा को देखते हैं जिन्हें एक ग्लोब के अंदर कैद किया गया था। उनके सामने वो लड़की थी जिसने सैंटा को पकड़ा था। वो सैंटा से कहती है, तुमने लोगों को बहुत छूट दी थी जिसकी वजह से इंसान बहुत ही बुरे काम करने लगे, दुनिया पे बुराई फैल गई। तुमने इंसानों को डराया नहीं। तुम्हें लगता है कि उन पर एतबार करेंगे और वो ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। उनको ठीक करने का हल मेरे पास है। अब मैं उन्हें डराऊंगी और उन्हें अच्छा करने पर मजबूर कर दूंगी। ये सब कहने के बाद ये लड़की एक बटन दबाते हुए सैंटा की बॉडी से सैंटा की मैजिकल पावर्स को निकालने लग जाते हैं और इस तरह सैंटा बेहोश हो जाते हैं। ये लड़की सैंटा की मैजिकल पावर से एक ऐसा वेपन बनाना चाहती थी जिससे वो दुनिया के सभी बुरे इंसानों को कैद कर सके। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि जैक को कलाम एक टॉय स्टोर पे लेके आया है। वो यहाँ से कुछ खिलौने इकट्ठे करता है और जैक को भी एक पसंदीदा गाड़ी उठाने को कहता है। इसके बाद कलाम एक साइड पे आता है और अजीब सा डोर अपनी चाबी से खोलते हुए उसके अंदर चला जाता है। जैक ये देखकर परेशान हो गया था कि दरवाजा बंद था, लेकिन कलाम पता नहीं कहाँ चला गया। कलाम अब इसी दरवाजे के अंदर हाथ डालते हुए जैक को भी अपने पास खींच लेता है और ये लोग अब एक नए टॉय स्टोर में आ चुके थे। ये लोग अब अरूबा नामी उस जगह पर आ गए थे जिसके बारे में जैक ने बताया था कि उसने यहाँ के कस्टमर को वो डाटा बेचा था। कलाम हैरान था कि वो एकदम से यूएस से यहाँ कैसे आ गए। तब कलाम ने बताया ये लोग एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही आसानी से टेलीपोर्ट हो सकते हैं और टेलीपोर्टेशन वाले इनके दरवाजे टॉय स्टोर के अंदर होते हैं। जैक अभी उसकी यही बात सुन के हैरान था कि तभी कलाम ने उसके हाथ से उसकी छोटी सी स्पोर्ट्स कार ली और उसे बहुत बड़ा कर दिया। अब वो बिल्कुल रियल स्पोर्ट्स कार लग रही थी जिसे ये लोग चलाकर यहाँ पर सफर कर सकते थे। ये लोग अब बीच पर चले जाते हैं उस आदमी को ढूंढने के लिए जिसने वो डाटा खरीदा था। यहाँ बीच पर बहुत से माफियाज थे और पता चला कि माफिया गैंग का लीडर ही वो बायर है। कलम उस बंदे को देखते ही उसे जैसे ही मारने के लिए आगे बढ़ा तो उस गैंगस्टर के बहुत सारे लोग कलाम को ही मारने के लिए आ गए। अब कलाम तो एक क्रिएचर था, अपनी जादुई ताकतों से अपने आप को छोटा बड़ा करते हुए वो इन लोगों को डिस्ट्रैक्ट भी करता है
और बड़ी ही आसानी से मारते हुए सभी को धूल चटा देता है। अब फाइनली वो उस गैंगस्टर के सामने था। उसने गैंगस्टर से पूछा, बताओ तुमने वो इन्फॉर्मेशन कहाँ लीकी जो तुमने जैक से खरीदी थी? वो लीडर घबराया हुआ था। उसने कहा कि मैं उसका नाम नहीं ले सकता, अगर मैंने उसका नाम लिया तो वो जान जाएगी कि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, और अगर मैंने तुम्हें उसके बारे में बता भी दिया तो वो मुझे मार देगी। कलाम ने गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लिया था। गैंगस्टर को अब कलाम से भी डर लग रहा था, इसीलिए उसने कुछ सोचते हुए जमीन पे उस लड़की का नाम लिख दिया जिसने उससे वो डाटा मंगवाया था। खुद तो उसने वो नाम बोला नहीं, लेकिन जैक ने उसका नाम बोल दिया जो था ग्रिलर। उसका नाम लेते ही दूर खड़ी वो लड़की इनकी बातें सुनने लगी, जो थी असल में एक विच यानी एक जादूगरनी। वो विच असल में देखना चाहती थी कि किसने उसका नाम लिया और ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। अचानक यहाँ बीच का सारा माहौल काला पड़ जाता है और उस गैंगस्टर की बॉडी में वो विच आ जाती है। ये विच यानी ग्रिलर यहाँ आकर इन दोनों को देखती है और पहचान जाती है कि ये लोग सैंटा को ढूंढ रहे हैं। ग्रिलर ने कलाम से कहा कि मैं सैंटा को तुम्हें वापस नहीं दूंगी, उनके जरिए मैं एक ऐसा वेपन बना रही हूँ जिसमें मैं सभी बुरे इंसानों को कैद कर लूँ। ये धमकी देते ही वो वहाँ से चली गई। बीच का सारा माहौल दोबारा से नॉर्मल हो गया और गैंगस्टर बेहोश होकर गिर गया। होश में आते ही अब ये गैंगस्टर बहुत ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि वो जानता था कि ग्रिलर उसे मरवा देगी। अभी वो यही बात कर रहा था, तभी हमें दिखाई दिया कि समुंदर के अंदर से एक आइसक्रीम ट्रक बाहर आ गया। उस ट्रक के अंदर से बड़े बड़े 3 स्नोमैन बाहर निकले, जिनके पास बहुत ही ज्यादा ताकत थी। आते ही उन्होंने यहाँ पे कोहराम मचा दिया, सब लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। जिस पर वो हमला कर रहे थे उसे फ्रीज कर करके मार रहे थे। सभी लोग उससे बचकर इधर उधर भाग रहे थे, साथ ही साथ वो गैंगस्टर भी। लेकिन एक स्नोमैन उसे देख लेता है और उसे अपनी फ्रीज हुई तलवार से मार कर फ्रीज कर देता है। यहाँ देखने को मिला कि कलाम को भी एक स्नोमैन ने पकड़ लिया था। इससे पहले कि वो उसे भी मार देता, कलाम ने होशियारी दिखाई और उसके नाक से गाजर बाहर निकाल ली, जिससे वो वहीं पिघल गया और हमें मालूम हुआ कि उनकी पूरी ताकत उनकी इस नाक में थी। यहाँ पर दूसरा स्नोमैन जो अब जैक को मारने की कोशिश कर रहा था, जैक भी यहाँ उससे अपना डिफेंड कर रहा था। वो उसे जलाने की भी कोशिश करता है, लेकिन ये स्नोमैन तो जल ही नहीं रहा था। इससे पहले कि अब वो जैक को मार देता, जैक भी समझ गया कि इससे बचने के लिए जैक को यहाँ से भागना है। वो भागते हुए पूल के करीब ही गया कि तभी उस स्नोमैन ने पूल के अंदर पाँव रखते हुए पूरे पूल को फ्रीज कर दिया और ऐसे जैक का पाँव भी उसी बर्फ में फंस गया। अब आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए वो जैक के करीब आ गया। इससे पहले कि वो जैक के ऊपर हमला करके उसे मार डालता, उससे पहले ही सही वक्त पर यहाँ कलाम आकर उसकी नाक की जगह वाली गाजर निकाल देता है और ऐसे ये भी पिघल जाता है। सीन कट होकर अब हमें ग्रिलर को दिखाया जाता है, जिसने सैंटा की सारी पावर्स निकाल कर एक ऐसे वेपन को, एक ऐसे ग्लोब को बनाया है जिसमें वो इंसानों को कैद करेगी। जैसे ही कोई इंसान उसे टच करेगा वो इस ग्लोब के अंदर कैद हो जाएगा। अब अपने जादू से ग्रिलर ये ग्लोब दुनिया में बांटना भी शुरू कर देती है। लिस्ट में जो सबसे पहले बुरा आदमी था, जैसे ही उसने वो ग्लोब उठाया तो वो उसके अंदर कैद हो गया। अपना ये जादुई ग्लोब काम करता देखकर ग्रिलर बहुत खुश हुई। पूरी दुनिया में इलीगल तरीके से जादू चल रहा था, इसकी खबर जो और कलाम को हो गई। उन्होंने फौरन इसे ट्रेस किया। इन्हें पता चल गया कि जापान में ये इलीगल जादू चल रहा है। जापान में तो सैंटा के भाई भी रहते थे। इन्हें लगा कि ग्रिलर जरूर वहाँ पर होगी। उसे पकड़ने के लिए ये लोग जापान के लिए निकल गए। सैंटा के भाई की खुफिया जगह पर पहुँचने पे यहाँ इन्हें बड़े बड़े ड्रैगन्स मिलते हैं, जिनको कलाम बहुत आसानी से चकमा दे देता है और ये लोग अंदर आ जाते हैं। अंदर जाने पे बहुत सारी चीजें रखी हुई थी, सोने और चांदी के सिक्के भी थे। यहाँ पर कलाम ने जैक को वार्न किया कि यहाँ पर किसी चीज को टच भी मत करना वरना मुसीबत में आ जाओगे। लेकिन जैक ठहरा एक चोर। सोने के सिक्के देखकर वो कैसे रुक जाता। उसने कुछ सोने के सिक्के उठा लिए और ऐसे यहाँ पे लगी घंटियां बजने लगी। घंटियों की आवाज सुनते ही यहाँ पर कुछ ट्रोल्स आ गए चोरों को पकड़ने के लिए और इन सबको पकड़ के जेल में डाल दिया गया। कुछ देर जेल में बंद रहने के बाद इन सबको उठाकर सैंटा के भाई के पास लेकर आया जाता है, जहाँ पर वो बहुत सारी विचेस और अजीबो गरीब क्रिएचर्स के साथ पार्टी कर रहा था। कलाम ने यहाँ आते ही सैंटा को भाई को बताया कि सैंटा की जान खतरे में है, उसे ग्रिलर ने किडनैप कर लिया है। यहाँ पे इनकी बातों से हमें पता चला कि ग्रिलर किसी जमाने में सैंटा के भाई की गर्लफ्रेंड थी। इन्होंने कलाम को बताया कि सैंटा तो यहाँ नहीं आए, लेकिन हाँ वो विच यानी ग्रिलर यहाँ जरूर आई थी और मुझे सालों पहले दिया हुआ एक तोहफा वो मेरे पास से ले गई है। वो एक जादुई ग्लोब था जिसमें किसी को भी कैद किया जा सकता था। ये सुनकर कलाम समझ गया कि वो विच इंसानों को सजा
देना चाहती है उनके बुरे कामों की और वो उन्हें उसी ग्लोब में बंद कर रही होगी। ये लोग अब यहाँ से जाने ही वाले थे कि तभी सैंटा के भाई ने इन्हें दोबारा जेल में बंद करने का ऑर्डर दे दिया। अब इससे पहले कि ये लोग जाकर उस स्विच को रोकते और सैंटा की जान बचा लेते, सैंटा का भाई इन लोगों को रोक लेता है क्योंकि इन्होंने चोरी की थी और अभी ये उनके गुलाम थे। ये सब हुआ था जैक की वजह से। जैक को ये बुरा लगने लगा। उसने यहाँ अपनी अकल लड़ाई और सैंटा के भाई से कहा, आप लोग अभी स्लैप पंचिंग गेम खेल रहे थे ना, तो चलें आप ये गेम कलाम के साथ खेलें। अगर तो कलाम जीत गया तो आप हमें इस शर्त पर छोड़ देंगे, लेकिन अगर हम हार गए तो हम आपके गुलाम। सैंटा के भाई को उसका आइडिया बुरा नहीं लगा। उसने गेम शुरू कर दी। जैसे ही पहला थप्पड़ सैंटा के भाई ने कलाम को लगाया, कलाम के होश ठिकाने आ गए। अब बारी थी कलाम की। कलाम जब थप्पड़ मारने लगा तो जैक ने उसके हाथ पे लगी हुई एक डिवाइस एक्टिवेट कर दी, जिससे उसके हाथों में बहुत ज्यादा ताकत आ गई, जिससे उसने सैंटा के भाई को एक ही थप्पड़ मारकर दूर गिरा दिया और ऐसे वो गेम जीत गया। लेकिन वो जानता था कि अभी भी ये लोग उन्हें जाने नहीं देंगे, इसीलिए उसने अपने जादू से अपने लाए हुए टॉय रोबोट्स को एक्टिवेट कर लिया, जिंदा कर लिया। ये रोबोट्स इन लोगों ने पहली मर्तबा देखे थे। यहाँ इन्हें देखकर हड़बड़ी सी मच जाती है और ये दोनों सबको चकमा देकर यहाँ इस दुनिया से असली दुनिया में वापस आ जाते हैं। यहाँ से निकलने के बाद कलाम अब जैक से खुश था क्योंकि उसने कलाम की जान बचाई थी। अब जैक कलाम से पूछता है, आखिर ये ग्रेलर चाहते क्या है? अब जैसा हमें पता है, ग्रेलर के नाम लेने पर ग्रेलर को सब सुनने लग जाता है। उसने इनकी भी बातें सुन ली और वो जान गई कि ये लोग उसके प्लान के बारे में जान गए हैं। अब वो जानती थी कि ये लोग उसे रोकने जरूर आएंगे। इससे पहले ही उसने इन्हें रोकने का एक प्लान बना लिया। ये लोग गाड़ी से जब उसकी तरफ जा रहे थे तभी इनके रास्ते में एक गिफ्ट आ गया। उन्होंने इस गिफ्ट को नहीं छुआ क्योंकि वो जानते थे ये गिफ्ट जरूर उसी विच ने रखा है। लेकिन सेम वक्त पे जैक को उसके बेटे की कॉल आई। वो अपने डैड से बहुत ज्यादा नाराज था। क्या बकवास गिफ्ट भेजा था जैक ने अपने बेटे के लिए, एक स्नो ग्लोब। जैक उससे कहता है, मैंने तो कोई गिफ्ट नहीं भेजा। अब जैसे ही जैक को दिखाने के लिए उसका बेटा उस स्नो ग्लोब को उठाता है तो उसी के अंदर कैद हो जाता है। ये देखकर जैक बुरी तरह घबरा गया। उसे अपने बेटे को बचाना था और इस चक्कर में उसने कलाम की बात भी नहीं मानी और उसने भी फौरन ग्लोब को पकड़ लिया इस उम्मीद में कि वो ग्लोब वाली दुनिया में जाकर अपने बेटे को बचा लेगा। लेकिन उसकी ये सोच गलत थी। ये सब अलग अलग ग्लोब के अंदर कैद हो रहे थे क्योंकि विच ने सैंटा की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए ऐसे ही हजारों लाखों ग्लोब बना लिए थे। ग्रेलर ये स्नो ग्लोब गिफ्ट के तौर पर सबको देने वाली थी और ऐसे सभी उसके जाल में कैद हो जाते। अब जैसे ही इन सारी चीजों का अंदाजा कलाम को होता है तो वो फौरन जो को कॉल लगाता है और यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये रिवील होता है कि सैंटा का किडनैप हुआ ही नहीं था। सैंटा अपनी ही सिटी में थे और कलाम को ये बात ऐसे पता चली थी कि ग्रेलर ने सैंटा की पावर्स का यूज करते हुए बहुत सारे ग्लोब्स बना लिए थे। इतने ग्लोब्स बनाने के लिए सैंटा की सारी पावर्स की जरूरत पड़ती और सैंटा की सारी पावर्स सैंटा सिर्फ अपनी सिटी में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। साफ मतलब था कि सैंटा अभी तक अपनी सिटी से नहीं गए थे। ग्रेलर भी उन्हीं की सिटी में रहकर ये सारा काम कर रही थी और इस टाइम सैंटा की सिटी के अंदर जितने भी सैंटा के क्रिएचर्स थे वो बहरूपिये थे, ग्रेलर के आदमी थे। कलाम अब सैंटा की वाइफ को ये सब बताने के लिए कॉल करता है। सैंटा की वाइफ कॉल उठाते ही उसे बताती है कि वो क्रिसमस के लिए सैंटा के लिए स्पेशल कुकीज बना रही है। ये सुनकर कलाम समझ गया कि ये उसकी वाइफ भी एक बहरूपिया है क्योंकि सैंटा को कुकीज बिल्कुल पसंद नहीं थे। ये बातें वो समझकर खामोश हो गया। अब सीन कट होकर हमें स्नो ग्लोब के अंदर बंद हुए जैक को दिखाया जाता है। जैक अपने बेटे के पास था और बहुत उदास था। यहाँ उसने कन्फेस कर ही लिया कि उसने अपने बेटे से ज्यादती की थी। उसने कभी अपने बेटे का उस तरह ध्यान नहीं रखा जैसे उसे रखना चाहिए था। उसके ये कन्फेस करते ही उसके बेटे ने भी उसे माफ कर दिया और दोनों के अच्छे इमोशंस ने उनके ये ग्लोब ब्रेक कर दिए और ये दोनों आजाद हो गए। इनके आजाद होते ही यहाँ पर कलाम भी आ गया अपनी पूरी टीम को लेकर। असल में वो लोग ग्रेलर को रोकना चाहते थे कि वो ये गिफ्ट पूरी दुनिया में ना बांटे। जैक भी कलाम का साथ देने के लिए जल्दी से ऊपर आ जाता है जहाँ से सैंटा अपने टॉवर से उठकर गिफ्ट बांटा करते थे। उनकी सोच के ठीक मुताबिक ग्रेलर अभी वही थी। इन्हें देखकर वो अपने असली भयानक रूप में आ गई और इनसे लड़ने लगी। इनकी ताकतें तो ग्रेलर के आगे कुछ भी नहीं थी। ग्रेलर ने इन सबको गिरा दिया लेकिन ठीक वक्त पर इनका साथ देने के लिए आ गया यहाँ पर सैंटा का भाई, लेकिन वो भी ज्यादा कुछ ना कर पाया। इस विच की एक ही थप्पड़ ने उसे भी गिरा दिया लेकिन शुक्र था कि ठीक वक्त पर सैंटा को होश आ गया। होश में आते ही सैंटा अपनी पावर्स को दोबारा हासिल कर लेते हैं और फौरन टॉवर के ऊपर आकर ग्रेलर को अपनी सारी पावर्स से उसी के बनाए स्नो ग्लोब के अंदर कैद कर देते हैं।
ये देखकर सब बहुत ज्यादा हैरान हुए। पीछे मुड़कर देखा तो सैंटा आ चुके थे। सभी ने सैंटा को देखकर शुक्र मनाया और सब बहुत खुश हुए। इस विच को कैद करने के बाद सैंटा भी अब नीचे आए। उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए सबका शुक्रिया अदा किया और जल्दी जल्दी सबके क्रिसमस गिफ्ट पैक करने को कहा, क्योंकि कुछ ही देर में क्रिसमस था और इस मर्तबा इस हादसे की वजह से इन्हें बहुत कम टाइम मिला था तैयारी के लिए। फाइनली क्रिसमस का टाइम भी आ जाता है। सैंटा जैक के बेटे और कलाम के साथ जाकर क्रिसमस के गिफ्ट बांटते हैं और ऐसे सबका एक क्रिसमस सेफ हो जाता है। और बस यही दिखाते हुए ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।